द खुर्दा अपराइजिंग अ केस स्टडी। तो 1857 से पहले जो है एक और ऐसा ही इवेंट हुआ था। इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ये जो 1857 वाला रेबेलियन था, ये पहला ऐसा इवेंट नहीं था जिसमें लोगों ने इतने लेवल पे विद्रोह किया था। इससे पहले भी एक इवेंट हुआ था 1817 में, जो कि खुर्दा में हुआ था। तो हमारे लिए ये केस स्टडी को पढ़ना जरूरी क्यों है? ताकि हम ये जान पाए कि 19वीं सेंचुरी के शुरुआत से ही लोगों के बीच में ब्रिटिशर्स के खिलाफ नाराजगी जो है, रेजेंटमेंट का मतलब होता है नाराजगी, तो वो स्टार्ट हो चुकी थी। खुर्दा जो है वो एक छोटा सा किंगडम है जो कि 16वीं सेंचुरी के एंड में, लेट 16वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ या स्थित हुआ। और ये जो जगह है ये ओडिशा के साउथ ईस्टर्न पार्ट में स्टैब्लिश्ड है। खुर्दा जो है एक पॉपुलस किंगडम था, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे, साथ ही साथ यहाँ पे खेती बाड़ी अच्छे से होती थी। खुर्दा में 105 गढ़ थे। गढ़ क्या होता है? एक तरीके से प्रोविंस होती है, स्टेट्स होती हैं। तो 105 गढ़ थे, 60 लार्ज एंड 1109 स्मॉल विलेजेस थी एट द बिगिनिंग ऑफ 19वीं सेंचुरी। तो 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में यहाँ पे 105 गढ़, 60 बड़ी और 1109 जो है वो छोटी विलेजेस थी। यहाँ के जो राजा थे, राजा बिरा किशोर देव, उन्हें पहले जो है अपने 4 परगना और साथ ही साथ जगन्नाथ टेम्पल की जो सुपरिंटेंडेंस है, मतलब जगन्नाथ टेम्पल की जो देख रेख है वो, और 14 गरजात, गरजात मतलब क्या होता है? प्रिंसली स्टेट। तो ये सभी चीजें जो हैं वो यहाँ के राजा को, मराठास को देनी पड़ी थी, वो भी मजबूरी में आके। उनके जो सन थे जिन्होंने बाद में जाके गद्दी संभाली, मतलब राजा वीरा किशोर देव के बाद उनके बेटे आए मुकुंद देव सेकंड, तो वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थे। उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था जो भी उनका लॉस हुआ है, मतलब कि मराठास को उन्होंने इतना कुछ दे दिया था, तो उस चीज से उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने सारे जो भी फॉर्च्यून उन्होंने मराठास को दिया था उसे वो वापस चाहते थे। Therefore, sensing an opportunity in the Anglo-Maratha conflict, he had entered into negotiations with the British to get back his lost territories and the right over the Jagannath temple. तो क्या हुआ? क्योंकि जो मुकुंद देव हैं वो तो चाहते थे कि उनका जितना भी किंगडम का हिस्सा उन्होंने मराठास को दिया है वो वापस ले लें। तो उन्होंने क्या किया, जब एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट चला, एंग्लो मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं, तो जब ब्रिटिशर्स एंड मराठास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चला, लड़ाई हुई, तो जो मुकुंद देव हैं उन्हें एक अपॉर्चुनिटी नजर आई कि वो ब्रिटिशर्स के साथ नेगोशिएट करके अपना जितना भी हिस्सा उन्होंने मराठास को दिया था वो वापस छुड़वा सकते हैं। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ एक नेगोशिएशन की, एक तरीके से एक डील की, और उन्होंने कहा कि एक तरीके से हम मिलके, तो ब्रिटिशर्स और जो मुकुंद देव हैं वो मिलकर मराठास को हरा दें, और मराठास अगर हार जाएंगे तो उनकी जो टेरिटरीज हैं, मुकुंद देव की जो हारी हुई टेरिटरीज हैं जो कि उनके पापा ने मराठास को दी थी, वो उन्हें वापस दे दी जाए, और साथ ही साथ जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर जो राइट है वो भी उन्हें वापस दे दिया जाए। तो इस तरीके से वो उन्होंने एक डील की थी ब्रिटिशर्स से। बट 1803 में जब ब्रिटिशर्स ने ओडिशा पर ऑक्यूपेशन कर लिया, उस पर कंट्रोल कर लिया, तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो मुकर गए। मतलब ब्रिटिशर्स ने ये जो नेगोशिएशन हुई थी मुकुंद देव और ब्रिटिशर्स के बीच में, उसे बिल्कुल ही नकार दिया, और ना ही तो मुकुंद देव को उनकी खोई हुई जो टेरिटरीज थी वो लौटाई, और ना ही उनको जगन्नाथ टेम्पल का राइट जो है वो दिया। कॉन्सिक्वेंटली, इन अलायंस विद अदर feudatory chiefs of Odisha and secret support of Marathas, he tried to assert his rights by force. तो बाद में क्या हुआ कि अब मुकुंद देव जो है उन्हें ब्रिटिशर्स पे भी गुस्सा आने लग गया, क्योंकि उन्होंने जो बात हुई थी उस पे वो कायम नहीं रहे, उसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो जो मुकुंद देव थे फिर उन्होंने क्या किया, जो दूसरे ओडिशा के चीफ थे और साथ ही साथ मराठास की सीक्रेट सपोर्ट से, उन्होंने जबरदस्ती अपना जो राइट है, फोर्सफुली अपना जो राइट है उनकी टेरिटरीज पर असर्ट करने की कोशिश की। दिस लेड टू हिज डिपोजिशन एंड एनेक्सेशन ऑफ हिज टेरिटरीज बाय द ब्रिटिश। और जब मुकुंद देव ने फोर्सफुली कोशिश की कि वो अपने राज्य को वापस पा सकें, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने उनको डिपोज कर दिया। डिपोज मतलब उनको गद्दी से हटा दिया, और साथ ही साथ उनकी टेरिटरीज पर जो है वो कब्जा भी कर लिया। एज अ मैटर ऑफ consolation, he was only given the rights of management of the Jagannath temple with a grant amount to a mere 1/10 of the revenue of his former estate, and his resident was fixed at Puri. तो ब्रिटिशर्स ने अब मुकुंद देव की जो टेरिटरीज थी उन पे भी कब्जा कर लिया था, और साथ ही साथ क्या हुआ कि कॉन्सोलेशन के नाम पे, मतलब कि सिर्फ थोड़ी सहानुभूति टाइप दिखा के क्या किया, उनको जगन्नाथ टेम्पल की जो मैनेजमेंट है वो दे दी गई। साथ ही साथ उन्हें उनके स्टेट से जितना रेवेन्यू मिलता था उसका सिर्फ और सिर्फ
1/10 उनको दिया गया और साथ ही साथ उनको पुरी में रहने के लिए भेज दिया गया कि वो पुरी में रहेंगे। This unfair settlement commenced an era of oppressive foreign rule in Odisha, which paved the way for a serious armed uprising in 1817। और जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ जिसमें कि ब्रिटिशर्स ने मुकुंद देव की टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब लोगों के बीच में एक आक्रोश जो है वो स्टार्ट होने लगा था और ब्रिटिशर्स का जो ऑपरेसिव रवैया था, मतलब कि लोगों को दबाने वाला जो रवैया है वो एक तरीके से स्टार्ट हो चुका था। और इसकी वजह से क्या हुआ, अब यहाँ से आर्म्ड अपराइजिंग मतलब लोगों का जो विद्रोह है वो 1817 में शुरू होने लगा। जो 1817 का जो विद्रोह है वो यहाँ से शुरू हो गया। Soon after taking over Khurda, the British followed a policy of resuming service tenure। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स ने खुर्दा पर अपना कब्जा किया, कंट्रोल किया, तो उसके बाद उन्होंने जो जमीन पे टैक्स लगाते हैं, जो लैंड पे टैक्स लगाते हैं, वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और इसकी वजह से यहाँ के जो पहले सैनिक थे, एक्स मिलिशिया मतलब जो पूर्व सैनिक थे, जिन्हें की पेक्स कहा जाता था, तो उन पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ा, बुरा असर पड़ा। The severity of the measure was compounded on account of an unreasonable increase in the demand of revenue and also the oppressive ways of its collection। तो ये जो इन्होंने सिस्टम अपनाया था कर को कलेक्ट करने का, टैक्स को कलेक्ट करने का, वो बहुत ही ज्यादा खराब था, ऑपरेसिव था और साथ ही साथ अनरीजनेबल भी था कि बहुत ही ज्यादा हाई वो लोग टैक्स जो है वो डिमांड कर रहे थे। Consequently, there was large scale desertion of people from Khurda between 1805 and 1817। तो इतने बड़े लेवल पे इतना ज्यादा हाई टैक्स जब ब्रिटिशर्स ने लगा दिया और बहुत ही गंदे तरीके से वो लोगों को, मतलब लोगों पे अत्याचार कर करके वो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, तो इस वजह से क्या हुआ, 1805 से लेके 1817 के बीच में लोग जो हैं वो खुर्दा को छोड़ छोड़ के जाने लग गए। डेजर्शन मतलब होता है किसी जगह को छोड़ के जाना, ठीक है। तो लोग जो है वो खुर्दा को छोड़कर जाना स्टार्ट कर चुके थे। Yet the British went for a series of short-term settlements, each time increasing the demands, not recognizing either the productive capacity of the land or paying capacity of the riots। अब इतना कुछ होने के बावजूद भी, मतलब लोग जो हैं वो खुर्दा को छोड़ छोड़ के जा रहे थे, ये सब होने के बाद भी जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपना टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम है वो चालू रखा। बट अब क्या किया उन लोगों ने, शॉर्ट टर्म सेटलमेंट्स के तहत जो है वो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, मतलब कि जैसे थोड़े थोड़े टाइम के लिए वो एक एग्रीमेंट कर रहे थे लोगों से, और हर बार जब नया एग्रीमेंट बन रहा था तो उसमें वो डिमांड को इंक्रीज करते जा रहे थे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स को कलेक्ट करते थे। मतलब कि मान लो पहले उन्होंने एक साल के लिए एग्रीमेंट बनाया, एक साल का सेटलमेंट किया कि एक साल में आप हमें कर दोगे, टैक्स दोगे, और फिर से जब अगले साल फिर से एग्रीमेंट बनाया तो अब टैक्स का जो अमाउंट है वो बढ़ा दिया गया। और मतलब बिना सोचे समझे जो है वो ब्रिटिशर्स टैक्स का अमाउंट बढ़ाते जा रहे थे, ना ही तो ये देख रहे थे कि जमीन की कितनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, और ना ही ये देख रहे थे कि जो रेट्स हैं, जो किसान हैं, वो कितना टैक्स पे कर सकते हैं। तो उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं था, वो बस टैक्स डिमांड करते जा रहे थे। नो लीनियंसी वॉज शोन इवन इन केस ऑफ नेचुरल कैलमिटीज विच ओडिशा वॉज फ्रीक्वेंटली प्रोन टू। और जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी वहां पे, जैसे बाढ़ वगैरह आती रहती है उड़ीसा में नॉर्मली, तो क्या होता है कि ऐसे टाइम पे भी जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कोई लीनियंसी नहीं दिखाई, कोई छूट नहीं दिखाई। ऐसे समय में भी उन्होंने लोगों से कर जो है वो वसूलना चालू रखा और हाई टैक्स जो है वही डिमांड करते रहे। ये भी नहीं समझा कि अगर देखो बाढ़ वगैरह आ जाती है तो फसलें पूरी तरीके से खराब हो जाती हैं, लोग इस हालत में ही नहीं होते कि वो फसल उगाएं या फिर अपना खाना पीना तक जो है वो भी उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बट जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इन सब चीजों पे ध्यान बिल्कुल नहीं दिया और उन्हें बस अपना टैक्स चाहिए था। Rather, lands of defaulters were sold off to scheming revenue officials और speculators from Bengal। और जो लोग जो है टैक्स देने में असफल रहते थे, जो टैक्स नहीं दे पाते थे, तो उनकी जमीनों पर कब्जा करके दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं, दूसरे जो लोग हैं, उनको ब्रिटिशर्स बेच दिया करते थे। The hereditary military commander of the deposed king, Jagabandhu Vidyadhar Mahapatra Brahmarbar Rai or Bakshi Jagabandhu, as he was popularly known, was one among the deposed landholders। तो जो डिपोज्ड किंग थे मुकुंद देव, मतलब कि जिनको उनके गद्दी से हटा दिया गया था, तो उन किंग के टाइम पे मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे जिनका नाम मतलब इतना बड़ा सा है, जगबंधु विद्याधर महापात्रा ब्रह्मार्बर राय, जिनको कि शॉर्ट में बक्सी जगबंधु कहा जाता था। तो इनकी जमीन जो है वो भी हड़प ली गई थी, इनके जो राइट थे एज लैंड होल्डर्स वो भी ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिए थे। He had in fact become a beggar and for nearly 2 years survived on voluntary contribution from the people of Khurda before deciding to fight for their grievances as well as his own।
तो जो बक्सी जगबंधु हैं उनकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि अब वो एक तरीके से सड़क पर आ गए थे, भिखारी बन गए थे और लगभग 2 साल तक वो सिर्फ लोगों के कंट्रीब्यूशन पे ही जिंदा रहे। मतलब उन्हें लोगों से जितना मिल जाता, लोग जो उन्हें अपनी मर्जी से दे देते थे, उसी पे वो जिंदा रहे। और उसके बाद उन्होंने क्या ठाना कि वो अपने और इन लोगों के राइट के लिए लड़ेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए लड़ेंगे। Over the years, what had added to these grievances were A. The introduction of Sikka rupee, silver currency in the region. B. The insistence on payment of the revenue in the new currency. अब इतने टाइम में क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो खुर्दा के लोग हैं उनके पास और ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो आ गई थी। तो इन प्रॉब्लम्स में पहली ये थी कि अब जो है सिक्का रुपी जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था इस रीजन में। मतलब जो सिल्वर करेंसी होती है, जो सिक्के होते हैं ना, अब वो यूज में आने लगे थे इस रीजन में। और जो ब्रिटिशर्स हैं वो लोगों को इंसिस्ट करते थे, उन पे फोर्स डालते थे, उनको मजबूर करते थे कि वो जो नई करेंसी है सिक्का रुपी, जो सिक्के वाली करेंसी आई है, उसी में पेमेंट करें। सी जो है वो है अनप्रेसिडेंटेड राइज इन द प्राइसेस ऑफ फूड स्टफ एंड सॉल्ट व्हिच हैड बिकम फार फेच्ड फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट मोनोपोली, बिकॉज ऑफ व्हिच द ट्रेडिशनल सॉल्ट मेकर्स ऑफ ओडिशा वर डिप्राइव्ड ऑफ मेकिंग सॉल्ट। तो क्या हुआ कि जो फूड स्टफ है, मतलब कि खाना पीना जो हो गया, सॉल्ट जो हो गया, उनके प्राइस अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। अब वो बढ़ क्यों गए थे? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने नई पॉलिसी लाई थी, जो सॉल्ट मोनोपोली थी वो उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, जिसकी वजह से जो ओडिशा के ट्रेडिशनल सॉल्ट मेकर हैं उन्हें सॉल्ट बनाने से मना कर दिया गया। है ना, आपने दांडी मार्च जो है वो पढ़ा होगा। तो उसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने लोगों को नमक बनाने से मना कर दिया था कि कोई भी जो है वो अपने आप नमक नहीं बनाएगा। तो जब लोगों को नमक नहीं बनाए दिया जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट में नमक की कमी हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, जो फूड स्टफ है, जो नमक है, इन सब के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। The auction of local estate in Calcutta, which brought in absentee landlords from Bengal to Odisha. अब कैलकाटा में क्या हो रहा था, जो लोकल एस्टेट्स हैं, जो जमींदारी है, उसको नीलाम किया जा रहा था, उसको ऑक्शन किया जा रहा था। जमींदारी के जो राइट्स हैं उनको दूसरे लोगों को बेचा जा रहा था। उस वजह से क्या हुआ, ओडिशा में जो बंगाल के लैंडलॉर्ड्स हैं वो भी आने लग गए। Besides, the insensitive and corrupt police system also made the situation worse for the armed uprising to take a sinister shape. अब क्या हुआ कि ये सब दिक्कतें तो थी ही थी, इसके साथ साथ जो करप्ट पुलिस थी, इनसेंसिटिव पुलिस थी, मतलब कि लोगों के प्रति उनमें थोड़ा भी दया भाव नहीं था, और साथ ही साथ करप्ट थी कि मतलब कोई भी काम करती थी पैसा लेके करती थी, रिश्वतखोरी थी उस टाइम पे। इसकी वजह से जो सिचुएशन है और भी ज्यादा खराब हो गई, वर्ष मतलब और भी ज्यादा खराब होना। और इसकी वजह से जो अपराइजिंग है, आर्म्ड अपराइजिंग, वो और भी भयानक जो है रूप लेने वाली थी। The uprising was set off on 29 March 1817 as the Pakes attacked the police station and other government establishment at Banpur, killing more than 100 men and took away a large amount of government money. तो ये जो अपराइजिंग है, जो विद्रोह है, वो 1817 में 29 मार्च को स्टार्ट होता है, जब जो पेक्स थे, पेक्स कौन थे? जो पुराने मिलिट्री के लोग थे, जो पुराने सैनिक थे ओडिशा में, खुर्द में, जो मुकुंद देव के टाइम के जो सिपाही थे, जिन्हें पेक्स कहा जाता है। तो उन लोगों ने क्या किया, पुलिस स्टेशन पे और जो दूसरी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट थी बानपुर में, तो उन पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। साथ साथ लगभग 100 मैन को, मतलब 100 लोगों को उन्होंने मार दिया, और गवर्नमेंट के बहुत सारे मनी पे उन लोगों ने अपना कंट्रोल कर लिया, कब्जा कर लिया। Soon its ripples spread in different directions with खुर्दा becoming its epicenter। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो अपराइजिंग है वो दूसरे जगहों में भी फैलने लगी, और उसका एपिसेंटर, मतलब कि कोई जो इवेंट है जहां से शुरू हुआ, तो खुर्दा से ही इसकी शुरुआत हुई थी सरप्राइजिंग की, तो खुर्दा जो है वो एपिसेंटर बन गया, और साथ ही साथ जो दूसरे आसपास के इलाके हैं वहां पे अपराइजिंग फैलने लग गई। मतलब वहां पे भी लोग जो है आवाज उठाना स्टार्ट कर दिए। द जमींदार्स एंड रियोट्स अलाइक जॉइंड द पेक्स विद एंथुजियाज्म। तो पेक्स के साथ, जैसा कि हमने मेरठ में देखा था ना कि किस तरीके से जो सिपाही हैं उन्होंने म्यूटनी स्टार्ट की थी, वैसे ही खुर्दा में भी क्या हुआ, पेक्स जो सिपाही थे, पुराने सिपाही थे, उन्होंने ये जो एक तरीके से अपराइजिंग है वो स्टार्ट की थी। और साथ ही साथ इनके साथ जो जमींदार हैं, रियोट्स हैं, उन्होंने इनको ज्वाइन कर लिया था, इनका साथ जो है वो देना स्टार्ट कर दिया था। दोज हु डिड नॉट वर टेकन टू टास्क, और जिन लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, एक तरीके से उन्हें थोड़ा प्रताड़ित भी किया गया।
अ नो रेंट कैंपेन वाज आल्सो स्टार्टेड। एक नो रेंट कैंपेन जो है वो भी स्टार्ट किया गया। नो रेंट मतलब कि भाई कोई कर नहीं देगा, तो जो ब्रिटिशर्स वगैरह हैं जब कर मांगने आएंगे तो कर नहीं दिया जाएगा। इस तरीके से जो कैंपेन है वो स्टार्ट किया गया। द ब्रिटिश ट्राइड टू डिसलॉज द पेक्स फ्रॉम देयर entrenched पोजीशन बट फेल्ड। तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इस अपराइजिंग को रोकने की कोशिश की, बट वो फेल हो गए। ऑन 14 अप्रैल 1817 Bakshi Jagbandhu, leading 5 to 10,000 pigs and men from Kandh tribe, seized Puri and declared the hesitant king Mukundadev II as their ruler. तो जैसा कि दिल्ली में हुआ था कि मेरठ से आके सिपाहियों ने क्या किया, लाल किले पे कब्जा कर लिया था और बहादुर शाह जफर को अपना राजा जो है, बादशाह जो है वो घोषित कर दिया था। ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ कि 1817 में जो बख्शी जगबंधु हैं जो कि मिलिट्री कमांडर थे मुकुंद देव के, तो उन्होंने क्या किया, लगभग 5 से 10 हजार के पेक की जो सेना है उसके साथ और साथ ही साथ कान ट्राइब के साथ उन्होंने पुरी जो है उस पर कब्जा कर लिया और जो मुकुंद देव हैं उन्हें अपना राजा घोषित कर दिया। द प्रीस्ट ऑफ जगन्नाथ टेम्पल ऑल्सो एक्सटेंडेड द पेक्स देयर फुल सपोर्ट। और जगन्नाथ टेम्पल के जो पुजारी थे उन्होंने भी पेक्स को पूरा सपोर्ट किया। सीइंग द सिचुएशन गोइंग आउट ऑफ हैंड, द ब्रिटिश क्लैम्ड मार्शल लॉ। और जब ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि जो सिचुएशन है उनके हाथ से निकल रही है, तब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ क्या होता है, इसमें किसी जगह का जो कंट्रोल है वो पुलिस के बदले आर्मी को दे दिया जाता है। कि मान लो कोई सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है तो पुलिस जो कि नॉर्मली कंट्रोल करती है, नॉर्मल सिचुएशन में किसी सिचुएशन को देखती है, तो पुलिस से पावर लेकर आर्मी को दे दी जाती है और सारी सिचुएशन को फिर आर्मी संभालती है। तो मार्शल लॉ जो है वो ब्रिटिशर्स ने लगा दिया था। द किंग वॉज क्विकली कैप्चर्ड एंड सेंट टू प्रिजन इन कटक विद हिज सन। तो जो राजा मुकुंद देव थे उनको जल्दी ही ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया और उनको और उनके बेटे को कटक में जेल में भेज दिया गया। द बक्सी विद हिज क्लोज एसोसिएट कृष्णा चंद्रा ब्रह्मरबर राय tried to cut off all communications between Cuttack and Khurda as the uprising spread to the southern and the northwestern part of Odisha. तो जो बक्सी थे उन्होंने अपने क्लोज एसोसिएट कृष्णा चंद्र के साथ मिलके जो कम्युनिकेशन के जितने तरीके थे कटक और खुर्दा के बीच में उसको तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि जो अपराइजिंग है वो धीरे धीरे करके साउदर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भी फैल चुकी थी। कॉन्सिक्वेंटली द ब्रिटिश सेंट मेजर जनरल Martindale to clear off the area from the clutches of the Pake while at the same time announcing reward for the arrest of Bakshi Jagbandhu and his associate. तो फिर जल्दी से ही जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने मेजर जनरल मार्टिन डेन को एरिया में भेजा, जो खुर्दा वाला एरिया है वहां पे भेजा, ताकि वहां से पेक्स के कब्जे से उस जगह को छुड़ाया जा सके, सारे पेक्स को वहां से हटाया जा सके और साथ ही साथ बख्शी जगबंधु और उनके एसोसिएट को अरेस्ट करने के लिए रिवॉर्ड्स जो हैं वो भी घोषित कर दिए गए। इन द ensuing ऑपरेशन हंड्रेड्स ऑफ पेक्स वर किल्ड। और इसमें जो बहुत सारे जो पेक्स हैं, सिपाही हैं, उनकी मृत्यु भी हुई। मैनी फ्लेड टू डीप जंगल्स एंड सम रिटर्न होम अंडर अ स्कीम ऑफ एमनेस्टी। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जंगलों में घुस गए, भाग गए और कुछ लोग जो हैं वो अपने घर वापस भी आ गए थे। दस बाय 1817 द अपराइजिंग वाज मोस्टली कंटेन्ड। और लगभग 1817 के मई तक जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इस अपराइजिंग को अपने कंट्रोल में कर लिया था। However, outside Khurda, it was sustained by Bakshi Jagbandhu with the help of supporters like the Raja of Kujung and unflinching loyalty of the Pigs until his surrender in May 1825. बट जो बख्शी जगबंधु थे उन्होंने जो सपोर्टर्स हैं, जैसे कि जो खुजुंग के राजा थे वो और जो पेक्स हैं, उनके मदद से इस अपराइजिंग को, इस विद्रोह को 1825 तक चालू रखा। On their part, the British henceforth adopted a policy of leniency, indulgence and forbearance towards the people of खुर्दा। और ये सब होने के बाद जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अब लीनियंसी की पॉलिसी अपना ली थी और ज्यादा शहनशील वाली जो पॉलिसीज है वो अपना ली थी खुर्दा के लोगों के लिए। द प्राइस ऑफ सॉल्ट वाज रिड्यूस्ड एंड नेसेसरी रिफॉर्म्स वर मेड इन द पुलिस एंड द जस्टिस सिस्टम। तो जो खाने पीने के जो प्राइसेस हैं, सॉल्ट का जो प्राइस है उसे कम कर दिया गया, साथ ही साथ पुलिस एंड जस्टिस सिस्टम में जो रिक्वायर्ड चेंजेस थे, रिफॉर्म्स थे, वो भी लाए गए। रेवेन्यू ऑफिशियल्स फाउंड टू बी करप्ट वर डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस एंड फॉर्मर लैंड होल्डर्स वर रिस्टोर्ड टू देयर लैंड। तो ऐसे रेवेन्यू ऑफिसर्स मतलब कि जो टैक्स कलेक्ट करते थे, ऐसे टैक्स कलेक्टर्स जो कि करप्ट थे, उनको उनके पोजीशन से हटा दिया गया। साथ ही साथ जो लैंड होल्डर्स थे उनको उनके राइट्स जो हैं वो वापस से दे दिए गए। The son of the king of Khurda, Ramchandra Dev III, was allowed to move to Puri and take charge of the affairs of Jagannath temple with a grant of rupees 24,000.
तो रामचंद्र देव जी जो कि खुर्दा के किंग के बेटे थे, तो इनको पुरी में जाने की इजाजत जो है वो दे दी गई थी। साथ ही साथ इन्हें जगन्नाथ टेम्पल के अफेयर्स को संभालने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी दे दी गई थी, और इनको 24,000 रुपीज का एक ग्रांट दिया गया। In sum, it was the first such popular anti-British armed uprising in Odisha, which had far-reaching effect on the future of British administration in that part of the country. To merely call it fake rebellion will thus be an understatement. तो यूं कहें 1857 वाला जो रिवोल्ट है वो हम कह सकते हैं वो दूसरा बड़ा रिवोल्ट था। पहला जो था वो 1817 वाला था। तो इसमें क्या था कि जो ओडिशा में जो पेक्स हैं उन्होंने रेबिलियन जो है वो स्टार्ट किया था, अपराइजिंग स्टार्ट हुई, और ये एक एंटी ब्रिटिश, ऐसी एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग थी जो कि थोड़े बड़े लेवल की थी, जिससे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है थोड़ा डगमगा गया था फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इसे हम सिर्फ एक रेबिलियन कहें तो वो थोड़ा गलत होगा, क्योंकि इसका जो अफेक्ट था वो बहुत ज्यादा था। पूरे जो साउदर्न इंडिया है उसमें इसका काफी बड़ा अफेक्ट था, राइट। So with this, we have come to the end of our chapter number 5 of class 8 history. I hope you like this video. If you do, then please give it a thumbs up. And if you're new to the channel, then please subscribe it. And don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new chapter. Bye bye.